हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका इडियम्स फ्रॉम नीतू सिंग्स बुक। नीतू मैम जो काफ़ी फेमस है और इनका बुक जो काफ़ी प्रचलित है केडी कैंपस के नाम से, तो उसी से मैं लिया हूँ। और इस इडियम्स को पढ़ने से पहले, मतलब ये पार्ट नंबर आपका सेकंड है, इस पार्ट नंबर सेकंड को पढ़ने से पहले आप फर्स्ट को ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं उसमें बताया हूँ कि इसको पढ़ाने का मकसद क्या है और इससे पहले आपको किन चीज़ों को पढ़ने हैं। तो आप उसको जा कर के ज़रूर देखो। इडियम्स के पढ़ने के तरीके भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार रहे हो। तो उन तरीकों को आपको देखने को मिलेगा कहाँ, जब आप फर्स्ट पार्ट को देखोगे वहाँ पर आपको समझ में आएंगी बातें। ये है आपका त्रिगीतम 4am क्लब, एक ग्रुप का नाम है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ऐप के ऊपर आप जाते हो और त्रिगीतम सर्च करते हो, एक ग्रुप आपको मिल जाता है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। यहाँ पर क्विजेस लगातार होते हैं, डेली होते हैं। कुछ कुछ कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं तो अलग की बात है, लेकिन कोशिश ये होती है कि यहाँ पर डेली क्विज कराए जाएँ। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको मुझसे लेने हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, ये मेरा नंबर है। आपको बिल्कुल कॉल नहीं करना है, आप पूछोगे वहाँ पर जा कर के कि सर पर्सनल गाइडेंस मुझे चाहिए, हाय हेलो और कुछ अलग ही इंटेंशन से वहाँ पर मैसेज आपको बिल्कुल नहीं करना है। सीधा आकर के बोलो कि सर मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अब ज़रा बात करते हैं आज के आज का क्लास का फर्स्ट वर्ड है। देखो क्या है ये इडियम, ये है बोन इन डिस्गाइज या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दोनों कह सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है हिडन ब्लेसिंग। क्या मतलब होता है इसका? छिपा हुआ वरदान। क्या इसका सेंस निकलता है, ज़रा देखो। मान लिया जाए कोई बच्चा बदमाश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो नटखट है बचपन में, उसको देख करके लगता नहीं कि वो कभी पढ़ लिख करके कुछ कभी जीवन में कर पाएगा, है ना। और पढ़ने में बिल्कुल डल है, कुछ नहीं आता उसे। लेकिन वही बच्चा आगे जा करके मान लिया जाए क्रिकेटर बन जाता है, सुपरस्टार बन जाता है। तो उस वक्त क्या कहते हैं लोग कि इसके जो बचपन का जो ये था, खेल कूद करने का, बदमाशी करने का जो इसका ये था, इसके अंदर छुपा हुआ वरदान था एक तरह से। तो आप समझ सकते हो कि इन सारी चीज़ों को कहते हैं, छुपे हुए टैलेंट को कहते हैं क्या? बोर्न इन डिस्गाइज और फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट, बोजोम फ्रेंड। बोजोम फ्रेंड का मतलब होता है क्या? फास्ट फ्रेंड। देखो यहाँ पर फास्ट के जगह पर कुछ और होना चाहिए था। इसका मतलब होता है जिगरी दोस्त। क्या इसका अर्थ होता है? जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्लोज दोस्त को कहते हैं। इसे लंगोटिया आर भी कहा जाता है, बचपन का साथी को भी कहा जाता है बोजोम फ्रेंड। जो आपकी बातों को सुने, हमेशा आपको सुनने को तत्पर रहे और कभी आपको जल्दी से ना कहे, है ना। मतलब आपके दुख और आपके सुख के टाइम वो काम आए, तो वैसे दोस्त जो होते हैं बोजोम फ्रेंड कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब कि कोई आपसे बातचीत करने को स्टार्ट कर दे तो वो कहलाता है चुप्पी तोड़ना। मान लिया जाए आप ट्रेन पे जा रहे हो और सामने वाले सीट में बहुत एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है और आपस में आप दोनों एक दूसरे से आंखें भी मिला रहे हो और लग रहा है कि बातें करनी चाहिए, हो सकता है इस व्यक्ति को मैंने कभी देखा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। कोई चुप्पी को तोड़ नहीं रहा और अचानक कोई आप दोनों में से बात करना स्टार्ट कर देते हो, तो इस तरीके के चुप्पी को तोड़ना, इस तरीके के कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर देना, ये कहलाता है आपका ब्रेक द आइस। कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये आपको मिलेगा एसपी बख्शी बुक के सीरीज़ में। कैसे याद करने हैं चीज़ों को, ये मैं बताया हूँ। उसका ओरिजिन क्या है, इससे ही इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट होता है क्या, तो इन सारी बातों को मैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। तो उस सीरीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मेन मकसद जो है मेरा, ये है कि एसपी बख्शी बुक में जो भी कमी है, अगर उस बुक में एक दो चार ऐसे इडियम्स हैं जो नहीं दिए गए हैं, तो इस सीरीज़ में आपको मिल जाया करेंगे। अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ये आपका ब्रीद वंस लास्ट, इसका मतलब क्या होता है? ब्रीद का मतलब सांस लेना, है ना। तो लास्ट सांस लेने का मतलब ही होता है टू पास अवे, और इसका भी मतलब होता है मर जाना, है ना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, टू डाई और फिर मर जाना। नेक्स्ट आपका ब्रॉड डे लाइट, जैसे हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं ना कि दिन दहाड़े चोरी हो गई है कहीं पे, है ना, डकैती हो गया है, तो इसी दिन दहाड़े शब्द के लिए यूज किया जाता है ब्रॉड डे लाइट। यहाँ पर है इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, है ना। तो इसी को कहा जाता है क्या? दिन दहाड़े चोरी हो जाना, ब्रॉड डे लाइट। नेक्स्ट आपका ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है अ वीक और फिर अनरिलायबल पर्सन, मतलब अविश्वसनीय व्यक्ति, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, काफ़ी कमज़ोर है उसके साथ आपका विश्वास, तो वैसे व्यक्ति को कहा जाता है ब्रोकन रीड। नेक्स्ट आपका ब्रॉन स्टडी। ब्रॉन स्टडी कैसे आया है, नहीं आया है, ये आप उसी सीरीज में मिलेगा आपको। ब्रॉन स्टडी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, इसका मतलब विचार मग्नता, है ना। कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल
विचारों में डूबे हो, काफ़ी गहन चिंतन कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो वैसी चिंतन को कहा जाता है ब्रॉन स्टडी। नेक्स्ट है बुल इन द चाइना शॉप, जिसका मतलब होता है वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन योर डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट मतलब काफ़ी नाजुक सिचुएशन में है, हालात में है। तो कह रहा है कि वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस मतलब जो जगह के अनुकूल ना हो, इसको कहेंगे क्या, बुल इन द चाइना शॉप। देखो कितना गलत तरीके से मीनिंग इसमें बता दिया है ना। बुल इन या चाइना शॉप का जो लिटरल मीनिंग होता है इसके सेंस में भी हो सकता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होता है टू डैमेज समथिंग या टू डैमेज समवन के सेंस में होता है, किसी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देना, नुकसान पहुंचाना, ये कहलाता है आपका बुल इन द चाइना शॉप। तो ये चीज़ कहाँ मिलेगा आपको, एसपी बख्शी बुक में, और ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है एग्जाम में, ना कि ये वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है बर्न अ होल इन द पॉकेट। इसका मतलब होता है मनी स्पेंड क्विकली, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप खर्च कर देना, बेवजह का खर्च कर देना, शीघ्रता से सारे पैसे को खर्च कर देना, अपने पिताजी के सारे मेहनत के कमाए हुए पैसे को अय्याशी में खर्च कर देना, तो ये भी कहलाता है बर्न अ होल इन द पॉकेट, मतलब तुरंत पैसे को खर्च कर देना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है बर्न वंस फिंगर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गेट वन सेल्फ इंटू ट्रबल, मतलब क्या, खुद के फिंगर्स को जला लेना, आप एक मुसीबत कोई तो खड़ा कर रहे हो, है ना, तो खुद का नुकसान कर बैठना, ये कहलाता है बर्न वंस फिंगर। नेक्स्ट आपका बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी, मतलब फिजूल खर्ची, है ना, बेवजह का खर्च कर देना, ये कहलाता है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। देखो ये काफ़ी स्पेशल वर्ड है, क्यों है ये मैं बता रहा हूँ। आप इसका अगर गूगल में सर्च करोगे, ये मुझे कब पता चला, जब एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर गूगल में तो इसका मीनिंग अलग दिया है, किसी भी वेबसाइट में फिजूल खर्च को नहीं दिया है। तो आप लोग को बुक को फॉलो करने हैं, ना कि किसी वेबसाइट को, किसी गूगल को, क्योंकि गूगल में तरह तरह के लोग होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, कम एजुकेटेड भी होते हैं, मिडल एजुकेटेड भी होते हैं, और जो कहा जाता है ना जिसके पास बहुत कम नॉलेज होता है वो भी अपना वेबसाइट बना करके वहाँ पर बैठा हुआ है। तो गूगल का काम है आपको दिखा देना जो वहाँ पर अवेलेबल है, बात समझ रहे हो। तो वहाँ पर हर किस्म के लोग हैं और तरह तरह के अपने अपने थियरी दे करके बैठे हुए हैं, तो आपको उसको नहीं फॉलो करना चाहिए, जबकि एक बुक को फॉलो करना चाहिए। अगर मुझे कंटेंट देना होता, क्या कर रहे हैं यूट्यूबर लोग, क्या करते हैं, सारे बुक से ही, एक दो बुक से ही क्या करते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करके पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन क्रेडिट तो किसी ऑथर को देते नहीं। तो वही चीज़ को मैं सोचा हूँ कि किसी बुक के प्रचार करते हुए, किसी ऑथर को क्रेडिट देते हुए अगर पढ़ाते हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और देखो बुक को इसलिए बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते क्योंकि यूट्यूब का जो रियलिटी है, ये मैं बताता हूँ, ज़रा देख लो ध्यान से। इसकी रियलिटी क्या है कि नए नए जो बंदे हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, जिसके पास कम नॉलेज है, वे क्या करते हैं, किसी भी बुक से, मान लिया जाए इसी बुक के इसी इडियम्स सीरीज़ को क्या करेंगे, लेंगे और 2 4 5 चीज़ों को उठाएंगे जो उसे आता है, चाहे मैथ्स का सब्जेक्ट हो वही क्वेश्चन को वो सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश का वही टॉपिक हो और वही टॉपिक को वो सेलेक्ट करेंगे, जो उसे आता है वही पढ़ाएंगे। बात समझ रहे हो। कोई इतना साहस नहीं करता कि बुक में जितनी भी चीज़ें दिया हुआ हो उसके सारे थियोरी को बता दे। इस वजह से भी लोग डायरेक्टली बुक से नहीं पढ़ाते, इसके पीछे का रीज़न यही है। लेकिन एक कॉन्फिडेंट पर्सन अगर आपको पढ़ा रहा है डायरेक्टली बुक से, उसमें कमियां छांट करके आपको बता रहा है, कहाँ पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये भी बता रहा है, इसका मतलब साफ है कि उस बंदे के पास नॉलेज है, तभी आपको इस तरीके से गाइड कर रहा है। तो ये सारे सच्चाई होते हैं यहाँ पर। और लोग क्या करते हैं कि कंटेंट बना करके बेच रहे हैं आजकल, है ना, और फालतू का कंटेंट देते हैं। मैंने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चे जो भी खरीदते हैं मुझे पासवर्ड वगैरह देते हैं कि सर आप देखो कैसा कंटेंट है। मुझे तो बहुत सारी कमियां लगी, बहुत सारे में, खास करके अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ क्रैप्स भरे पड़े हैं, मतलब आप उसमें फंस जाओगे। जैसे होता क्या है, एक आपका नेटफ्लिक्स है ना, नेटफ्लिक्स का आपको क्या करते हो आप लोग, इसका सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, आपको जो मूवीज़ देखना वो देख सकते हो, एक बार सब्सक्रिप्शन इसका ले लिया। तो उसी तरीके से अनअकैडमी वाले कर दिए हैं। क्या किए हैं, आप एक बार पैसे उसमें खर्च कर दो, आपको नहीं पता कि आपको कौन से टीचर से पढ़ने हैं, जो टीचर से मन करे उससे पढ़ लो। आप क्या होगा, आप उलझ जाओगे, कभी इस टीचर को देखे कभी उस टीचर को देखे, आप कभी एक डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो ये सारे तरीके होते हैं वे लोगों का पॉकेट भरने का। आपको एक सिलसिलेवार ढंग से चलने हैं, सिस्टमैटिक ढंग से प्रिपरेशन करने हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़ को सर्च मत किए फिरो गूगल में,
जो आपका टीचर एक बार आपको बता दिया है आप उस चीज़ को फॉलो करो। तो जैसे मैं अभी बताया कि बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है फिजूल खर्ची, टू वेस्ट मनी। तो यही इसका मीनिंग होता है। आप एक्स्ट्रा दिमाग अपना मत लगाओ कि गूगल में क्या दिया है, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। जो बुक में दिया उसको फॉलो करो, जो टीचर ने एक बार गाइड कर दिया उसको फॉलो करो। इसका कुछ अलग ही मीनिंग दे रखा है, कठोर हार्ड वर्क करना, ऐसे करके कुछ उसमें मीनिंग दे रखा था, पता नहीं, मैं अच्छे से देखा नहीं उसको। तो आपको इधर उधर की बातें पे ध्यान नहीं देना है, बुक को फॉलो करो, टीचर को फॉलो करो, दैट्स इट। अब जरा देखो नेक्स्ट है आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस सेंटेंस का, देखो स्टूडेंट नंबर 7 है एक गौरव पांडे करके, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं। इनका भी चैनल है यूट्यूब पे, है ना, क्यूरियस विथ गौरव करके, इनका भी यूट्यूब चैनल है। ये पढ़ते हैं, शायद इन्हीं का मैसेज आया था, कंफर्म हूँ मैं, इन्हीं का आया था कि सर इस तरीके का ये दिया हुआ है, इसका अलग मीनिंग। तो मुझे लगता है कि जो भी बंदा गूगल पे डाला होगा वो इसका मीनिंग इसमें डाल दे रखा होगा, यहाँ तक मुझे अभी प्रतीत हुआ इसको देख करके। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है क्या? लेबरिंग और फिर स्टडिंग टिल लेट नाइट, मतलब देर रात तक मेहनत करना, देर रात तक पढ़ाई करना, ये कहलाता है कि यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बात समझ में आ रही होगी? तो इसी का मीनिंग गूगल में गलत करके किसी व्यक्ति ने डाल रखा होगा इसमें। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट, ये है आपका बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है हॉट इशू, मतलब ज्वलंत मुद्दा जो कहते हैं। जैसे आजकल कोई चर्चा में कोई विषय चल रहा होता है जो न्यूज़पेपर में भी देखने को मिले और आपको गली मोहल्ले में चर्चे करते हुए मिले, टीवी पर चर्चे मिले, तो इस तरीके का जो ज्वलंत मुद्दा होता है देश का, तो वो कहलाता है बर्निंग क्वेश्चन, ठीक है। और फिर बर्निंग टॉपिक्स भी कहलाता है वो। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। कैसे आया है ये सब मैं बता चुका हूँ, किसमें? एसपी बक्सी वाले सीरीज में। तो बरी द हैचेट का मतलब होता है क्या है? टू एंड या हॉस्टिलिटी। इसका मतलब होता है कि दुश्मनी को ख़त्म कर देना। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। नेक्स्ट है बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फीट्स एंड स्टार्ट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से याद कराने की कोशिश किया हूँ एसपी बक्सी वाले सीरीज में, जाकर के देख लेना। बाय फीट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इर्रेगुलर होना, है ना, इर्रेगुलरली, मतलब रुक रुक कर, अनियमित रूप से, है ना, रुक रुक कर और फिर अनियमित रूप से, ये कहलाता है आपका बाय फिट्स एंड स्टडी, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, है ना। जैसे कुछ लोग स्टडी भी करते हैं तो क्या करते हैं? रुक रुक करके करते हैं। आज किया, 10 दिन छोड़ दिया, फिर 15 दिन किया, फिर 4 दिन रिलैक्स किया। तो इस तरीके के अनियमितता को ही कहा जाता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, जरा देखो। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रूक। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है ना। इसका मतलब क्या होता है? बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, मतलब कोई भी साधन को अपनाते हुए, चाहे वो सही हो या गलत हो। मतलब एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, आपको चीटिंग करके करना है, किसी को घूस दे करके करना है। और फिर जैसे तरीके से 2017 वाला सीजन में हुआ था, काफ़ी लोग पकड़े गए थे। तो कहने का मतलब किसी भी तरह से, चाहे वो तरीका गलत हो या सही हो, किसी भी तरीके से आपको कोई चीज़ करना है, तब कहलाता है बाय हुक और बाय क्रूक, गलत असही किसी भी ढंग से। नेक्स्ट यह है आपका, नेक्स्ट आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है एट अ रैपिड पेस, मतलब दिन दुनी और रात चौगुनी। जैसे किसी का तरक्की होता है ना, तो कहते हो कि देखो दिन दुगुनी और रात चौगुनी इसका तरक्की हो रहा है, मतलब काफ़ी रैपिड पेस से, काफ़ी स्पीड के साथ। तो ये कहलाता है आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट है आपका क्या, ये है आपका बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, और फिर इसको कहते हैं बाय अ विस्कर। क्या मतलब होता है इसका? देखो जरा, दोनों का सेम मतलब होता है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ और फिर बाय अ विस्कर। इसका मतलब होता है नैरोली और फिर बाय अ हेयर ब्रेथ। क्या इसका मतलब हुआ? तो थोड़े से अंतराल से, जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है, पीछे से क्या हुआ, एक कार वाले आता है और उससे सट करके एकदम क्रॉस कर जाता है, तो कहते हो कि बिल्कुल बाल बच गया, है ना। तो उसी को बाल बचना को ही कहते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ और फिर बाय अ विस्कर, मतलब थोड़े से अंतराल की वजह से वो बच गया। तो इसका मतलब होता है थोड़े से अंतराल से, बाय अ विस्कर और फिर बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्या है जरा देखो। नेक्स्ट है कैरी द कोल टू न्यू कैसल। इसका मतलब होता है क्या? स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मतलब बेवजह मेहनत करना, ये कहलाता है कैरी द कोल टू न्यू कैसल। नेक्स्ट होता है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसको क्या कहते हैं? अ राइट थिंग इन योर रॉन्ग हैंड, बंदर के हाथ में नारियल, है ना। जैसे कहते हैं ना, बंदर के हाथ में नारियल का शोभा नहीं देता। यहाँ पर क्या दिया? किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसका मूल्य ना समझे, ये कहलाता है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन का मतलब होता है क्या?
स्वाइन का मतलब आपको कहते हैं सुअर को, है ना। और कास्ट पर्ल्स का मतलब मोती उसको पहना देना, ये कहलाता है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। तो उसमें शोभा देगा, जाके कीचड़ में ही जाके डूबेगा, है ना, कौन, स्वाइन। तो इस तरीके से जिसको सूट नहीं करता कोई चीज़, तो उस टाइम यूज़ किया जाता है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसको एक और भी अर्थ में कहा जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाना, है ना। वो और कितनों भी भैंस के सामने बीन बजा लो, वो कुछ नहीं सुनती। भैंस अपना बस क्या करती है, च्यूइंग करती रहती है ना, जिसको कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस करे पगुराए, है ना। वो पागुर करते रहती है, आपकी बीन की महत्ता को नहीं समझती है। तो इसका ये भी मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका क्या, कैसल्स इन द एयर। कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है डे ड्रीम करना, मतलब दिन में ही सपने देखना। अ होप और डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, मतलब ऐसा होप और डिज़ायर करना जो लगता नहीं है कि वो कभी सच साबित होगा। जैसे हवाई किले बनाना, ये कहलाता है कैसल्स इन द एयर। कैसल्स का मतलब होता है किले, और इन द एयर मतलब आसमान में किले बनाना, ये भी कहलाता है कैसल्स इन द एयर। मतलब झूठे सपने बुनना, दिन में ही मतलब बड़े बड़े सपने देखना, ये होना है वो होना है ना, और जो कभी पूरे नहीं होने हैं। क्योंकि आप रियलिटी में काम नहीं करोगे तो आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। सपने देखना बुरी चीज़ नहीं है, आपको रियलिटी को पाने से पहले सपने देखने पड़ते हैं, और देखने चाहिए भी, लेकिन ऐसे सपने देखो जो पॉसिबल है। और दूसरी बात ऐसा है, बड़े सपने भी देखने चाहिए, छोटे सपने कभी मत देखो। लेकिन सपने देखने का अधिकार आपके पास तभी है जब आप उसके प्रति काम कर रहे हो। मान लिया जाए सपने देखते हो कि मेरे पास कल जा कर के BMW हो, और आज आप क्या कर रहे हो, दिन में 8 घंटे सो गए, रात में 8 घंटे सोई, दिन में भी सो रहे हो, तो क्या होगा, आप कभी BMW तक पहुंच पाओगे नहीं। ये आप क्या कर रहे हो, आप कैसल्स इन द एयर ही कर रहे हो, हवाई किले ही बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा कि BMW तक कैसे पहुंचा जाए, किस तरीके से पढ़ाई की जाए, किस तरीके से मेहनत किया जाए। तो इस तरीके से पॉसिबल है। अब कहोगे सर पढ़ाई लिखाई करके कौन BMW खरीद लेता है? खरीदता है जी, खरीदता है, बहुत लोग खरीदता है, आप भी खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करने होंगे। आप मान लीजिए जॉब कर रहे हैं और आपके 60,000 के आसपास सैलरी आने लगे SSC CGL निकाल करके, उसके बाद क्या कर सकते हो, 30,000 भी अगर पर मंथ सेविंग करते हो, इसको इन्वेस्ट करते हो जा करके कोई बिजनेस में, तो इस तरीके से साइड से बिजनेस भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो, और A ग्रेड का जो ज़िंदगी होता है वो भी जी सकते हो। और हर एक इंसान का ये राइट है, ये अधिकार है कि वो A ग्रेड की ज़िंदगी को जिए। बिल्कुल घिसी पिटी ज़िंदगी को तो हर कोई जी रहा है ना। आपको बेहतर तरीके से जीने चाहिए। सपने बुनो, बिल्कुल बुनो, लेकिन ऐसे सपने देखो जो पॉसिबल हो, और उसके पीछे आप काम भी करो। बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होते। देखो नेक्स्ट आपका कैट एंड डॉग लाइफ। इसका मतलब होता है ट्रबलसम लाइफ, मतलब जो मुसीबत से भरी हुई ज़िंदगी हो, कलहपूर्ण जीवन हो। मान लिया जाए पति पत्नी के बीच कभी बनाव नहीं रहा, हमेशा झगड़ते रहते हैं, घर में झगड़ा पूरा रहता है, कलह रहता है, तो ऐसे ज़िंदगी को कहा जाता है कैट एंड डॉग। क्यों कहा जाता है ये मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी दूसरे सीरीज़ में, SP बख्शी वाले सीरीज़ में। नेक्स्ट आपको कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर का मतलब होता है टू ग्रैपल विथ अनएक्सपेक्टेडली फिर फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। क्या मतलब है इसका, जरा देखो, शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी का सामना होना, ये कहलाता है कैच अ टार्टर। मतलब आप लड़ाई करने चले और पता चला कि आपसे भी ताकतवर आपका शत्रु है, तो उस वक्त ये यूज़ कर सकते हो कैच अ टार्टर। नेक्स्ट है कैट्स पॉ। कैट्स पॉ का मतलब होता है अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। मतलब होता है कि आपका कोई व्यक्ति यूज कर ले, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा ले, और वो क्या करे कि किसी गलत कार्य में आपको लगा दे, है ना। तो इस तरीके से आपकी अगर कोई गलत तरीके से फ़ायदा उठाए तो वो कहलाता है क्या, कैट्स पॉ। कैट का जो पॉ होता है उसको कहते हैं पंजा, जो कहा जाता है ना। नेक्स्ट आपका च्यू द कड। च्यू द कड का मतलब होता है टू पॉन्डर ओवर और फिर मेडिटेट। ये सेम सेंटेंस आपका SP बख्शी में भी दे रखा है। इसका मतलब होता है च्यू द कड का मतलब मनन करना, चिंतन करना, गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोचना। नेक्स्ट है आपका चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता क्या है, लैकिंग करेज और फिर कावर्डली, मतलब कायर को ही कहा जाता है चिकन हार्टेड। बिल्कुल चिकन की तरह आपका हृदय हो, काफ़ी कमज़ोर दिल वाले हो, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है चिकन हार्टेड। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता है अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, है ना। मनगढ़ंत का मतलब क्या, बनावटी। तो बनावटी स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी को कहा जाता है कॉक एंड बुल स्टोरी। कैसे आया है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको SP बख्शी वाले सीरीज़ को जरूर देखना है।
ये सीरीज़ का लाने का मेरा मेन मकसद है, जो नीतू मैम के जो मैं बुक से ले रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, इसका मकसद है रिवीजन और कुछ नए वर्ड्स जो आपको एसपी बख्शी में नहीं मिले थे उसको पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि आप तेज़ी से इसका रिवीजन कर सकें। इसलिए तो इसका नाम दिया हूँ क्या, क्विक सीरीज़ करके, क्विक रिवीजन करके। अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसका मतलब समझ गए। और जैसे कैसे होते हैं मनगढ़ंत कहानी, मान लिया जाए आप क्लास में एंट्री लेते हो और पता चलता है क्या कि आप लेट हो, और लेट हो तो आपसे क्लास टीचर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे कि कहाँ थे भाई इतने देर से, है ना, क्यों लेट हुआ। आप तरह तरह के स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देते हो कि सर मैं आ रहा था तो रास्ते में एक व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति, वो रोड क्रॉस कर रहे थे और तो मैंने करवाने लगा, ये हो गया वो हो गया बीच में, है ना, झूठी कहानियाँ गढ़ देना, तो वो कहलाता है कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट होता है क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब होता है ये क्या दिया है, दिखावटी आंसू दिया है ना। अब फिर एन कहाँ से आ गया, ये अ होना चाहिए, अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, जिसका मतलब होता है क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब दिखावटी आंसू, जिसे घड़ियाली आंसू भी कहा जाता है। और 1-2 दिन पहले ही तो मैं बताया हूँ इसको एसपी बख्शी वाले बुक में कि कैसे आता है, ये कहाँ से आया है। तो इसका मतलब होता है क्या है कि जो लोग झूठी सिंपैथी आपको शो करे और झूठ मूठ का जो रोना धोना करते हैं उसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। बिल्कुल घड़ियाल की तरह, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह रोना। कैसे रोता है मगरमच्छ, क्यों रोता है, कैसे ये इडियम आया है, ये मैं बता चुका हूँ एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में। नेक्स्ट क्या है आपका क्रॉस सोर्ड्स का मतलब होता है टू क्वेरल और फाइट, मतलब फालतू का लड़ाई कर देना, ये कहलाता है क्रॉस सोर्ड्स। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। इसका मतलब होता है टू डिज़ायर द अनअटेनेबल। मतलब क्या है इसका कि ऐसे चीज़ के लिए क्राई करना, रोना, जो कभी लाना उसको पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल एक बच्चा कहे कि मुझे चंदा मामा ही चाहिए मुझे पास में, और रो रो करके बुरा हाल कर दे अपना, तो क्या कहलाता है कि असंभव चीज़ की कामना करना, विश करना, ये कहलाता है क्राई फॉर द मून, है ना। कोई बच्चा मून के लिए रोना स्टार्ट कर दे तो आप कैसा फील करोगे। नेक्स्ट क्या है ज़रा देख लो। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसको कहते हैं क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। रिग्रेट इन वेन फॉर वॉट कैन नॉट बी अनडन, मतलब उसके लिए रिग्रेट करना जिसको वापस नहीं कर सकते। मान लिया जाए आपका जो मिल्क है वो बर्तन से स्पिल्ड कर गया, बाहर के तरफ गिर गया, स्पिल्ट भी होता है, स्पिल्ट भी होता है, देख लो एक बार, इसको स्पिल्ट भी कह सकते हो। और यहाँ पर स्पिल्ड है, स्पिल्ट का मतलब फटा हुआ दूध को वापस हम लोग दूध में नहीं कन्वर्ट कर सकते, और स्पिल्ड का मतलब है बाहर बर्तन से गिर जाना। दोनों इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होता है वो स्पिल्ट का यूज़ होता है। एक स्पिल्ट होता है, एक स्प्लिट होता है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट यूज़ मत करना। ये स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, दो पार्टी का, जैसे मान लिया जाए कांग्रेस में विभाजन हो जाए, दो पार्टी बन जाए, तो वो स्प्लिट कहलाएगा, ना कि स्पिल्ट। तो स्पिल्ट का मतलब होता है फटा हुआ दूध, ठीक है। तो स्पिल्ट वाला ज़्यादा यूज होता है। तो इसका मतलब होता है क्या कि व्यर्थ का पछताना, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट है आपका कट अ सॉरी फिगर। इसका मतलब होता है टू गिव अ पुअर शो, मतलब अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। पता नहीं इसको पढ़ के आप लोग क्या समझे, लेकिन इसका मतलब होता है क्या, कट अ सॉरी फिगर का मतलब, मान लिया जाए आपके पास कोई एक नया सा एक डिवाइस आया है, मोबाइल फ़ोन आया है, आप क्या कर रहे हो, बड़ा सा स्मार्ट बन रहे हो, अपने बड़े भैया के सामने हो, कहते हो भैया मैं इस मोबाइल को खोल करके फिर से इसको क्या करूँगा, मैं जोड़ सकता हूँ। तो भैया कहते हैं ठीक है ट्राई कर लो, लेकिन बाद में पछताना मत। आप क्या करते हो, मोबाइल को खोलते हो और बाद में पता चलता है क्या कि मोबाइल आप करेक्ट कर नहीं पाए, उसको सेट नहीं कर पाए, तो आप मुँह बना देते हो। तो जो पछताने वाला मुँह बनाते हो ना, एकदम सॉरी फिगर वाला जो चेहरा लटकाते हो, उसी को कहते हैं कट अ सॉरी फिगर, है ना। दूसरे तरीके से एग्जांपल इसका ले सकते हो। मान लीजिए इंटरव्यू में जा रहे हो आप, इंटरव्यू में कहा जाता है कि आपको जीन्स पहन के नहीं आना है, वहाँ पर जीन्स पहन करके चले गए और आप पर उंगली उठा देता है वहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो, तो आप क्या करते हो, एकदम मुँह लटका देते हो कि सर गलती हो गया, है ना। इस तरीके से जो सॉरी फिगर वाला चेहरा बनाते हो ना, उसी को कहते हैं कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट क्या है ज़रा देखो, कट बोथ वेज। इसका मतलब होता है आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, मतलब दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। मतलब एक आप पंच बन करके गए हो कहीं पर, है ना, पंच कहने का मतलब पंचायती करने गए हो कहीं, और दोनों पार्टी की तरफ से इक्वली कोई भेदभाव किए बिना अगर आप क्या करते हो, आर्ग्यू करते हो वहाँ पर, तो वो कहलाता है कट बोथ वेज, है ना। नेक्स्ट है कट नो आइस। इसका मतलब होता है कोई असर ना छोड़ना, कोई असर ना डालना, कोई कसर ना छोड़ना अलग मीनिंग देता है। कोई असर ना डालना मतलब टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, कोई भी असर आपका नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है, तो वो कहलाता है कट नो आइस, ठीक है। यहाँ कसर नहीं छोड़ना वाला नहीं है,
असर नहीं डालने वाला है। नेक्स्ट है आपका कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, जिसे कहते हैं ना कि तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, है ना, मतलब आप उतना ही लंबे पैर पसारो जितना लंबी चादर हो आपके पास। मतलब टू लिव विद इन वंस मीन्स, आपके पास जितने ही मीन्स हैं, साधन है, उसी के अंदर जीना सीख लो, अपनी आय के अनुसार व्यय करना, है ना। वो क्या कहते हैं, एक एक्टर है आपका हिमेश रेशमिया तो नहीं, क्या कहते हैं यार वो, बहुत गंदा गंदा जो सीन देता है ना, हर एक मूवी में वो किसिंग विसिंग वाला सीन रहता है उसका, देखो मेरे दिमाग से भी निकल गया, तो उसके मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कहता है कि नहीं, पहले मैं पाँव पसारूंगा, बाद में चादर की चिंता करूंगा, तो वो वाला डायलॉग मत सोचना। यहाँ पर क्या दिया है, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ का मतलब कि आप अपने पास जितना साधन हो उसी के बारे में सोचना। मान लीजिए किसी को आपको गिफ्ट करने हैं, पता चला कि आप कर्जे लेकर के किसी को गिफ्ट कर रहे हो, तो तब तो ये गलत बात है ना, लेकिन सपने देखना बुरी बात नहीं है उस फिल्म के हिसाब से। नाम आधा आ जाए बीच बीच में तो मैं बता दूंगा कौन सा एक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, वैसे आप लोग समझ गए होंगे। अब जरा देख लो क्या है, डांस टू वंस ट्यून, इसका मतलब क्या है, ओबेइंग वंस ऑर्डर, मतलब हुक्म का पालन करना। मतलब डांस टू वंस ट्यून कहने का मतलब क्या है, खास करके ये पत्नी के संदर्भ में लिया जाता है, हैंडपेक्ट जिसको कहा जाता है ना, मतलब पत्नी के इशारे पे चले, पत्नी के इशारे पे चले और उसके कहने पर डांस करे, उसके ट्यून के ऊपर डांस करे, तो वो कहलाता है आपका क्या, जिसको कहते हैं हिंदी में एक शब्द होता है जोरू का गुलाम, है ना। तो ये जोरू का गुलाम वाली ही बात है। जोरू का गुलाम पति के लिए कहा जाता है, जो पति काफ़ी आज्ञाकारी होता है ना, मतलब जो कहे पत्नी देवी बस उसी की बात सुने, वो अपने ना पेरेंट्स की बात सुने, ना भाई का बात सुने, ना और किसी की बात सुने, तो वैसे पति को कहा जाता है क्या, हैंडपेक्ट पति भी कहा जाता है। और जो अपने बीवी के ट्यून के इशारे पर डांस करना स्टार्ट कर दे, तो वैसे पतियों को कहा जाता है। और बिल्कुल हुक्म का पालन करना, ये भी इस संदर्भ में भी लिया जाता है, लेकिन नौकर के संदर्भ में कम लिया जाता है, ये पति के संदर्भ में ज़्यादा लिया जाता है, तो समझ रहे होगा। नेक्स्ट क्या है जरा देखो, नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है वन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली, मतलब वैसा व्यक्ति जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं किया गया था कि वो कभी जीत पाएगा, फिर भी वो जीत लेता है, तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं डार्क हॉर्स। हिंदी में इसको कहते हैं छुपा रुस्तम। तो छुपा रुस्तम का इंग्लिश होता है डार्क हॉर्स, है ना, मतलब कभी लगा ही नहीं था, कहते नहीं अरे तुम तो छुपा रुस्तम निकले, तुम तो जीत ही लिए, तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है डार्क हॉर्स। नेक्स्ट आपका डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब है अ लॉ और ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब आदेश होता है जो कानूनन आदेश दिया जाता है। दैट इज़ नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, मतलब जिसको कभी लागू ना किया गया हो। कानून, ऐसा कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, जो निरर्थक हो चुका है अभी, वैसे कानून को कहा जाता है डेड लेटर। नेक्स्ट है डेमोकल सोड। डेमोकल सोड का मतलब होता है कॉन्स्टेंट थ्रेट, जो मतलब कहा जाए कि सिर पर मंडराता हुआ खतरा, हमेशा आपके लिए कोई चीज़ खतरा बना रहे, तो वैसे खतरों को कहा जाता है, वैसे थ्रेट को कहा जाता है क्या, डेमोकल्स सोड। नेक्स्ट क्या है आपका डाई अ डॉग्स डेथ। इसका मतलब होता है टू डाई अ शेमफुल डेथ, मतलब लज्जाजनक मौत मरना, ये कहलाता है डाई अ डॉग्स डेथ। मान लिया जब कोई रिच व्यक्ति हो आपकी सोसाइटी का, बाद में पता चला कि वो इतना ज़्यादा ईगो था, बहुत ज़्यादा ईगो था उसकी संपत्ति के ऊपर, लेकिन बाद में पता चलता है कि पूरे गरीब होकर के मरा, है ना, खाने के बगैर मरा, तो वैसे मौत को कहा जाता है डाई अ डॉग्स डेथ। नेक्स्ट आपका डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई वाइल इन सर्विस, मतलब अपने कार्य अवधि के दौरान मृत्यु हो जाना, ये कहलाता है डाई इन हार्नेस। दो पॉलिटिशियन का नाम बताना और फिर प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मर गए, ऑफिस में ही मर गए, तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है डाई इन हार्नेस। आप मुझे कमेंट में बताना, वैसे मैं एसपी बख्शी वाले सीरीज में बहुत सारा कुछ बता चुका हूँ। नेक्स्ट है डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, मतलब जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं करने देता जो उसके किसी काम का नहीं। जैसे मोदी जी कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है, मोदी जी का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बस मजाक के लिए। तो यहाँ पर डॉग इन द मैंगर कहने का मतलब है कैसे आया है कैसे नहीं है। मैंगर का मतलब नाद होता है ना, नाद में जहाँ पर आप गाय बैल को खाने के लिए, घोड़े को खाने के लिए चारा देते हो, उस चारे को कहते हैं। अब डॉग क्या करता है, इसमें बैठ जाता है, वो कहता है कि मैं नहीं खाने दूंगा। जब भी घोड़ा खाने के लिए आता है, डॉग क्या करता है कि भौंकने लगता है इसके ऊपर, है ना, उसे खाने ही नहीं देता है। तो उसी सेंस से आया है और उसका ओरिजिन हुआ है। तो डॉग इन द मैंगर का मतलब जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं होने देता है जो उसके किसी काम का नहीं है
है ना। मतलब हम तो नहीं क्या कर इसका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन तुम्हें भी नहीं उठाने देंगे, वैसी वाली बात है। नेक्स्ट है डंकिस ईयर्स। डंकिस ईयर्स का मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के बाद, है ना, ये कहा जाता है डंकिस ईयर्स। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है सेट अ लिमिट, मतलब मर्यादा तय करना, एक किसी को लिमिट तय कर देना, ये कहलाता है ड्रॉ अ लाइन। नेक्स्ट है डक इन अ थंडर स्टॉर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन अ पेनफुल कंडीशन, व्यथा में, है ना, काफ़ी दुख दर्द वाले सिचुएशन को कहा जाता है डॉक इन अ थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट आपका ईगल आइड। ईगल आइड का मतलब होता है तेज़ नज़र वाला, विथ कीन आई साइट, है ना, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तरार वाला व्यक्ति जो दूर से ही किसी चीज़ को परख ले, तो वैसे व्यक्ति को कहा जाता है ईगल आइड। नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू अपोलोजाइज, मतलब माफ़ी मांग लेना, शर्मिंदगी झेलना, ये कहलाता है आपका ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड्स। इसका मतलब टेक अ स्टेटमेंट बैक, अपना शब्द वापस लेना। ईट वंस सोर्ड्स, जबकि कभी अपना शब्द कोई वापस नहीं ले सकता, लेकिन कोई प्रॉमिस को अपना वापस कर ले कि नहीं अब मैं ये नहीं कर सकता, मैंने कहा था कि मैं आपको साथ निभाऊंगा, अब मैं नहीं निभा रहा, तो वो वैसी बातों को कहा जाता है ईट वंस सोर्ड्स, है ना। कहते हैं जुबान से निकली हुई बात और तीर से, धनुष से निकला हुआ तीर, है ना, वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ईट वंस वर्ड्स कहने का मतलब है कि अपना शब्द वापस लेना, मतलब प्रॉमिस को नहीं निभाना, ये कहलाता है ईट वंस वर्ड्स। नेक्स्ट है एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हो, उसको कहते हैं एल्बो रूम। एल्बो का मतलब आपका कोहनी होता है, हाथ वाला, है ना। नेक्स्ट है एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, मतलब कोई भी परिणाम ना निकलना, ये कहलाता है एंड इन स्मोक। नेक्स्ट है एस्केप वन स्लिप्स। इसका मतलब स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बोल जाना, बेधड़क से बोल जाना, है ना, मतलब बिना सोचे समझे कहीं पर जो चीज़ नहीं बोलने चाहिए थे वो उस चीज़ को बोल जाना, ये कहलाता है आपका क्या? एस्केप वन स्लिप्स। जैसे होता है क्या, एक दोस्त फ़ोन करता है आपको और पता चलता है कि आपके डैडी ने फ़ोन उठा रखा है, तो आपका दोस्त कहता है अबे इतना देर से कहाँ था, फ़ोन नहीं उठाया जाता है ना। तो अबे वाला जो बात आ गया ना, तो वो आपके डैड सुन लेते हैं, तो वैसे बेधड़क के बोल जाना, वो कहलाता है आपका एस्केप वन स्लिप्स, है ना। नेक्स्ट है फैबियन पॉलिसी। कैसे आया है बता दिया हूँ ऑलरेडी। इसका मतलब होता है डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी और फिर पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, मतलब ऐसे पॉलिसी जो काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ में देर कर दे, विलंब कर दे, तो ऐसी नीतियों को फैबियन पॉलिसी ही कहा जाता है। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर का मतलब इन एन ऑनेस्ट वे, मतलब निष्पक्ष तरीके से, लेकिन फेयर एंड स्क्वायर का जो इसका मतलब जो दिया है वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सच्चा हो, बिल्कुल ईमानदार हो, तो उसको कहा जाता है क्या? फेयर एंड स्क्वायर। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ये भी सही दिया है, लेकिन उतना उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको काटा। लेकिन फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है निष्पक्ष, निष्कपट वाला व्यक्ति, सच्चा दिल वाला व्यक्ति को फेयर एंड स्क्वायर पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट है फेयर सेक्स का मतलब, इसका मतलब वुमेन को कहा जाता है फेयर सेक्स, नारी जाति को कहा जाता है फेयर सेक्स। मतलब क्या? वे कभी गलत नहीं करती हैं। सेक्स कहने का मतलब यहाँ पर है जेंडर से रिलेटेड, लेकिन टेक्निकली जाओगे तो जेंडर का अलग मीनिंग होता है, सेक्स का अलग मीनिंग होता है ना। तो उतना टेक्निकल आपको नहीं पढ़ाना, आपको मुझे पेडागॉजी और वो क्या कहते हैं शिक्षण में ये पढ़ाया जाता है, खास करके एजुकेशन में जो बीएड वगैरह करते हैं वो सबको जेंडर और सेक्स के अंदर ये सब डिफ्रेंशिएट करना होता है, उतना डिटेल में नहीं जाना आपको। तो फेयर सेक्स किसको कहा जाता है? जब भी एग्जाम में आ जाए मेल फीमेल कुछ भी वहाँ पर दिया रहे ऑप्शन में, तो आपको वुमेन पे क्या करना है? टिक लगाने हैं। नेक्स्ट है आपका फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है क्या? मुसीबत में साथ ना निभाने वाला मित्र। और यहाँ पर क्या दिया है इंग्लिश में? सेल्फिश फ्रेंड हु आर विथ अस ओनली इन फेवरेबल कंडीशन, है ना। जब भी आपके पास फेवरेबल कंडीशन हो, अच्छे कंडीशन हो, तभी वो मित्र आपके साथ क्या करे? साथ निभाए, आपके साथ रहे, तो वैसे फ्रेंड को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, है ना। जैसे कहते हैं ना मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, लेकिन ऐसे फ्रेंड जो हमेशा बदल जाते हैं मौसम को देखते हुए, तो वैसे फ्रेंड को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। बहुत कुछ मैं बता दिया और आज 50+ आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से कंटिन्यू रखूँगा और मैं वीडियो बनाते बनाते थक गया। आप लोग कोशिश करो कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मुझे भी सपोर्ट करो। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।